सर कल आपने एक पॉइंट बताया था, वो प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित होता है, वो एक बार समझा दीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य मैंने ये नहीं बताया था संतुलन कैसे स्थापित होता है। मैंने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य जो को एग्जिस्टेंस है, उस को एग्जिस्टेंस का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। संतुलन कैसे स्थापित होता मैंने ये नहीं बताया था। मैंने बताया था कि दोनों के मध्य संबंध कैसे स्थापित होता है, या जो को क्या बोलते हैं, जो को एग्जिस्टेंस है, सह संबंध है, उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था, यही तो बताया था ना मैंने कल। यस सर। और कुछ बात हो तो बताओ, मैंने यही बताया था। ओके सर। यही बताया था मैंने कि भूगोल में क्या होता है, मानव भूगोल जो है, जो हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, इसके मध्य एक कोएग्जिस्टेंस है। जैसे बात समझ आ गई, एक सहसंबंध है, एक दूसरे पर आधारित है, एक का जीवन दूसरे पर निर्भर है। हमारे प्रकृति का जो प्रत्येक बायोटिक एलिमेंट है, प्रत्येक जैविक तत्व है, वो हर एक अजैविक तत्व पर आधारित है। और ये कोएग्जिस्टेंस जो होता है, जो सहसंबंध होता है, जो सहअस्तित्व की बात हम करते हैं, उसका अध्ययन ही जो है मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु है। ये मैंने कहा था। तो मुझे लगता है कि मानव भूगोल के अर्थ और विषय क्षेत्र से संबंधित जो चीजें थी वो बता दी गई हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस विषय पर चर्चा करेंगे। टॉपिक हमने देखा था, मैंने जब आपको बताया था सिलेबस। किसी को याद है सिलेबस, अगला टॉपिक क्या है? सर जनसंख्या घनत्व। ना, टॉपिक दिखाई पड़ रहा है आपको, हाईलाइटेड पोर्शन? यस सर। क्या है? भारतीयों का भौगोलिक ज्ञान पुराणों के विशेष संदर्भ में। हाँ, प्राचीन भारत में जो भारतीयों का भौगोलिक ज्ञान रहा है, भूगोल के संदर्भ में जो भारतीयों की अवधारणा रही है, ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नया टॉपिक डाला गया है मानव भूगोल के विशेष संदर्भ में, और हमको इसका अध्ययन करना है। मतलब अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, भूगोल की परिभाषा के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हम देखते हैं कि भूगोल विशेष रूप से पाश्चात्य विचारकों का जनक माना जाता है। जो पाश्चात्य, जो वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट है, वेस्टर्न ज्योग्राफिकल थॉट है, जैसे हम एरिटोस्थनीज के बारे में जानते हैं, एलेक्जेंडर की बारे में जानते हैं, थेल्स के बारे में जानते हैं। ये कौन है बोल रहा है बीच में? हम लोग चर्चा करते हैं अरस्तु का क्या योगदान था, हम लोग चर्चा करते हैं प्लेटो का क्या योगदान था। हमको सबको पता है कि हमारी जो सभ्यता है, भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृतियों में से एक है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या रहा, ऐसी कौन सी बात रही कि जब हम भूगोल की बात करते हैं, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, जब हम साइंस की बात करते हैं, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, जब बॉटनी की बात करते हैं, तो हमको वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट या वेस्टर्न विचारकों की तरफ देखना पड़ता है। क्या भारतीयों ने जो ज्ञान और विज्ञान की व्यवस्थित शाखाएं थी, उनमें कोई योगदान नहीं किया है? तो इसी बात को
बताने के लिए भारतीयों का जो प्राचीन गौरवशाली अतीत रहा है, उसी बात को बताने के लिए जो नई शिक्षा नीति के सिलेबस रखे गए हैं, हर एक विषय का सिलेबस, चाहे वो साइंस के स्ट्रीम के सब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, सब में जो है प्राचीन भारतीयों का जो योगदान है, या भारतीयों का जो भौगोलिक ज्ञान है, भारतीयों का जो वैज्ञानिक चेतना रही है, उसका अध्ययन का एक विशेष टॉपिक रखा गया है कि जो भारतीय संदर्भ में या भारतीय विचार परंपरा के संदर्भ में क्या क्या योगदान रहा है भारतीयों का, वो जो है आपको या हम विद्यार्थियों को सबको पता चले। तो इसीलिए टॉपिक को रखा गया है। यहाँ पे किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम की ऐसा ये टॉपिक रखा क्यों गया है? और आप लोगों को बहुत ही भाग्यशाली हो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, और अभी थोड़ा सा चीजें ट्रैक पे नहीं है क्योंकि अभी नया नया लागू किया गया है, कोविड का समय चल रहा है। एक समय बेटा ऐसा आएगा कि आपको फील होगा, आपको अच्छा लगेगा कि हमने जिस पद्धति से पढ़ाई की है वो बहुत ही अच्छी पद्धति है। अच्छी पद्धति इन द सेंस ये है कि आपको तब पता चलेगा कि जितनी चीजें हमने ग्रहण की हैं, जो हमने लगभग वोकेशनल कोर्स पढ़ा, जो हमने कोर कंपलसरी कोर्स पढ़ा, जो हमने 3 मेजर के साथ एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ा, तो आपको तब फील होगा कि आपने कितना बढ़िया पढ़ाई की है, जब आपको हर एक चीज का ज्ञान होगा। तो जो हम लोग बात कहते नहीं कि शिक्षा नीति या शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से चीजें खराब होती हैं, लोगों को ज्ञान नहीं होता है, पढ़े लिखे बेरोजगार निकल रहे हैं, तो वो स्थितियां नहीं होंगी। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी चीजें बताई जा रही हैं आपको उसको आत्मसात करना है। नई शिक्षा नीति कहती है कि हमको रटना नहीं है, हमको चीजों को लर्न करना है, हमको आत्मसात करना है। और अगर आप आत्मसात करके आपने उसका बेहतर इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से आप लोग जो है नई शिक्षा नीति में जो वर्णित उद्देश्य है उसमें उसको जो है फुलफिल करने में आप लोग सफल होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भारतीयों का प्राचीन भौगोलिक ज्ञान था वो क्या था। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। सुना कि नहीं सुना तुम लोगों ने? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही। तो यस सर आ रही। तो भारतीय जो ज्ञान परंपरा रही है, जो भारतीयों का जो वैज्ञानिक चेतना रही है, मैंने आपको इसके पहले जी क्लास में बताया था कि भारतीयों के पास वैज्ञानिक चेतना थी। अगर प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें तो भारतीयों ने ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अपना बेहतर योगदान किया, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी ये रही कि हमने जो भी वैज्ञानिक विचार दिए उसको ऐसे आवरण में लपेट दिया जिसने भारतीयों का नुकसान किया। हमने अपनी परंपरा को बांटा नहीं, हमने विश्व में उसका प्रसार नहीं किया, या फिर यूं कहो कि औपनिवेशिक शासन जो भारत में आया, विशेषकर मुगलों के बाद जब अंग्रेज भारत में आए, तो अंग्रेजों ने इस प्रकार से एक प्रपोज्ड प्रोपोगंडा हमारे सामने प्रस्तुत किया कि भारतीय ज्ञान दर्शन और परंपरा जो है विश्व की बेहतर परंपरा नहीं है, बल्कि भारतीय को कुछ नहीं पता था। एक विद्वान रहा है जर्मन का, उसका नाम था मैक्स मूलर। नाम सुना है मैक्स मूलर का? कितने लोगों ने मैक्स मूलर का नाम सुना है? सर हमने। कितने लोगों ने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना है? कोई हिस्ट्री वाला है इसमें? नहीं है। लॉर्ड मैकाले का नाम सुना है तुम लोगों ने? लॉर्ड मैकाले का नाम सुना है तुम लोगों ने? नहीं सर। 1935 में नहीं, 1835 में 1835 में भारत में एक शिक्षा नीति लागू की गई थी, और उस शिक्षा नीति में कहा गया था कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए। और उस शिक्षा पद्धति की जो उसका जो जन्मदाता था वो लॉर्ड मैकाले था। जैसे आज हम नई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको माना जाएगा कि वर्तमान जो सरकार है उसने इस नई शिक्षा पद्धति को लागू किया। आज के 10 साल बाद या 15 साल बाद अगर ये शिक्षा पद्धति सफल होती है तो ये कहा जाएगा कि ये शिक्षा पद्धति सफल रही है, उसके लिए तत्कालीन जो सरकार थी उसने एक बेहतर कदम उठाया।
और अगर कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, सफल नहीं होती है, तो उसके लिए भी उसी को योगदान या उसी को जिम्मेदार या उसी को उत्तरदायी माना जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि 1835 में वो समय की जो शिक्षा नीति लागू की गई, लॉर्ड मैकाले में ने लागू किया था, उसका एक मकसद था। उसका मकसद था कि भारत में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो अंग्रेजी पढ़ और लिख समझ सकते हो, ऐसे क्लर्क या ऐसे लिपिकों की भर्ती करना जो अंग्रेजी पढ़ सकते थे और लिख सकते थे, लेकिन उनका खुद का अपना कोई विजन ना हो। भारतीयों के संदर्भ में एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करना कि भारतीयों को ये प्रतीत हो कि उनकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो गौरवशाली नहीं है, वो पतित रही है, हमेशा से भारतीय जो है गुलाम रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये इसको बोलते हैं सांस्कृतिक गुलामी, या सांस्कृतिक रूप से भारत को पराधीन करने का एक प्रयास किया गया था। और इस प्रयास को ही डोमिनेट करने के लिए, भारतीयों को उनके प्राचीन गौरव किस्मत दिलाने के लिए नई शिक्षा नीति में ये टॉपिक रखा गया। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि भारतीयों का जो भौगोलिक ज्ञान रहा है वो रहा क्या। प्राचीन काल से ही, जैसा आप हाईलाइटेड पूरी ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है, यस सर। हमारा जो भौगोलिक ज्ञान रहा है, भूगोल के प्रति हमारा जो ज्ञान रहा है, वो दुनिया की किसी सभ्यता से कम नहीं रहा। हमारे, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को उठा करके देखें, इसमें वेद है, पुराण है, महाकाव्य है, इनको अगर आप देखें तो इनमें पर्याप्त मात्रा में भौगोलिक सामग्री मिलती है। इसमें पर्वतों का वर्णन है, इसमें नगरों का वर्णन है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। तो बहुत सारी चीजें जो है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में है, हमारे जो ग्रंथ रहे हैं उनमें उसका व्याख्या की गई, उसका वर्णन किया गया है। तो अब हम लोगों को देखना है कि जो प्राचीन भारत रहा है, जो भारतीयों की ज्ञान परंपरा रही है, भौगोलिक ज्ञान परंपरा रही है, अगर उसको देखा जाए, कितने लोग इसमें इतिहास वाले हैं? सर मैं तो भारत में जो भूगोल का जो ऐतिहासिक विकास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज टाइप्स। पहला है सिंधु सभ्यता का काल, इसको पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और ये माना जाता है कि लगभग 4000 बीसी से लेकर के, और चूंकि इसमें 2000 बीसी दिया है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो 2750 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक। बेसिक बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पूर्व। ईसा के जन्म के पूर्व लगभग 2750 वर्ष से लेकर के 1500 बीसी तक का जो एज रहा है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता का काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिंधु सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद जो भारत में भौगोलिक ज्ञान मिलता है, या भारत के लोगों का जो भौगोलिक विवरण मिलता है, वो मिलता है वैदिक काल से। और वैदिक काल का जो समय माना जाता है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक ऋग वैदिक काल माना जाता है, और इसी को जो है वैदिक पीरियड कहा गया है। उसके बाद 600 बीसी से लेकर के 300 एडी तक का जो समय है, उसको महाकाव्य काल कहा जाता है, जिसको ग्रेट इपिक पीरियड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? महाकाव्य काल, जिसके अंतर्गत रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई है। उसके बाद 400 बीसी से लेकर के 500 एडी का जो समय है, इस समय को बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों का काल माना जाता है। और उसके बाद 200 बीसी से लेकर के 700 एडी का जो समय है, उसको कहा जाता है पुराणाज एरिया, या पुराणों का पीरियड कहा जाता है, पुराणों का समय कहा जाता है। तो जो भारत में भौगोलिक विचारधारा है, या भारत में भूगोल का जो विकास हुआ है, भारत में भूगोल क्या बोलते हैं, भारतीय भूगोल के बारे में जो भी हमको विश्लेषण मिलता है, जो भी वर्णन मिलता है, अगर हम ऐतिहासिक विकास का उसका क्रम देखें, तो भारत में कुल 5 क्रमों में, प्राचीन भारत के कुल 5 एज हैं, 5 कालानुक्रम है, जिसमें इसको डिवाइड किया जा सकता है। क्या आपको हाईलाइटेड पूरी पोर्शन दिखाई पड़ रहा है? जी सर। जी सर।
ये येलो वाला पोर्शन दिखाई पड़ा आपको पूरा? यस सर। तो क्या Yes, समझ में sir. आया आपको कि भारत में अगर आपसे कोई पूछे कि भूगोल का विकास हुआ है, तो प्राचीन भारत में भूगोल का जो विकास हुआ है, जब हम प्राचीन भारत में भौगोलिक चिंतन की बात करते हैं, भौगोलिक चिंतन के विकास क्रम की बात करते हैं, तो उसको 5 भागों में, 5 इराज में, 5 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता का काल, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है महाकाव्य काल, चौथा है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ काल और पांचवा है पुराण काल। और हमारा जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना है पुराणों के विशेष संदर्भ में भारत में भूगोल का विकास, या भारत में भौगोलिक चिंतन, या भारत में भौगोलिक विचारधारा का विकास। तो ये आप बिल्कुल आप इसको क्लियर कर लीजिए कि भारत में अगर हम भौगोलिक चिंतन के विकास क्रम की बात करेंगे तो उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब हमको एक एक एज में क्या क्या कहा गया, क्या क्या भौगोलिक विश्लेषण मिलता है, क्या क्या भौगोलिक चीजें मिलती हैं, वो हमको यहाँ पर समझना है। और चूंकि ऐतिहासिक कालानुक्रम को हमको भौगोलिक दृष्टिकोण से देखना है, तो थोड़ा सा इतिहास पे हम लोग चर्चा करेंगे और ज्यादा पोर्शन पे उस पे भूगोल पे हम लोग बल लेंगे। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, कोई ना समझने वाली चीज जो आपको दिक्कत हो रही हो? नो सर। नो सर। तो एक बात समझ में आ गई आपको कि भारत में, या भारत में जो वैज्ञानिक चिंतन का जो अभाव दिखाई पड़ता है, जैसे हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो किसी भी विषय की उत्पत्ति या उसकी जो वैज्ञानिक विचारधारा या उसके बारे में जो भी चीजें हैं, वो हमको कहाँ से लेना पड़ता है? हमको वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट से लेना पड़ता है, हमको पाश्चात्य विचारकों से। जैसे कहा गया गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की, तो किसने की? आप क्या कहेंगे, न्यूटन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या जी बताएं? सर कहेंगे। न्यूटन कहेंगे, लेकिन एक्चुअली में न्यूटन से बहुत पहले जो है भारत में एक वैज्ञानिक रहे हैं जिनका क्या नाम था? जैसे भारत ने दुनिया को शून्य की खोज की। अगर शून्य भारत ने नहीं दिया होता तो क्या दुनिया में जो कैलकुलेशन हो रहा है वो संभव हो पाता? लेकिन लेकिन भारतीय चिंतन और विचारधारा या भारतीयों के योगदान को दुनिया याद नहीं करती। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक भारत क्या रहा है? अंग्रेजों का गुलाम रहा है, और उन्होंने इस प्रकार की सांस्कृतिक पराधीनता की बात आपको समझाई कि आपको ये लगने लगा कि आपकी सभ्यता और संस्कृति जो है बेहतर नहीं है। कुछ कमियां थी हमारे यहाँ, ऐसा नहीं कहा कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन बावजूद उसके हमारी सभ्यता और संस्कृति, अगर हमने अपनी ज्ञान और चेतना का विकास किया होता, अगर हमने अपनी बातें दुनिया को बताई होती, अगर हम लंबे समय तक विदेशियों के गुलाम नहीं रहे होते, तो आज भारत का भी विश्व में डंका बज रहा होता। भारत के वैज्ञानिक विचारों का या भारतीय विद्वानों के बारे में भी दुनिया जान रही होती। न्यूटन के स्थान पर भास्कराचार्य को जान रहे होते, वाराहमीर को जान रहे होते। बात समझ आ गई, नहीं समझ में आ गई? तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, या भूगोल, सिंधु घाटी सभ्यता में भूगोल का क्या योगदान रहा है, या भौगोलिक दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता क्या क्या महत्व रहा है। तो कितने लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कोई जानता है? जी सर। क्या जानते हैं बताओ? सर सिंधु घाटी सभ्यता तो थी, वो मेसोपोटामिया के लोग आए थे सिंधु घाटी में रहने के लिए। वो जो क्या कहते हैं यार सर, यहाँ पे एक प्राचीन सभ्यता खोजी गई थी, जिसे पहले तो कनिंघम ने खोजा था, बट उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में ये सभ्यता को दयाराम साहनी ने खोजा, जो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को उसने क्या कहते हैं राखालदास बनर्जी ने खोजा। और ये जो दो थे ये बहुत पुराने वहां के निकले स्थल सभ्यता के भारत के। तो इनके बारे में सर पहला ही है प्रागैतिहासिक काल के बाद इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद ही कोई और सभ्यता आई है भारत में। और कोई बताएगा?
ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसे सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है क्योंकि इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो काफी विकसित मानी जाती है। इसमें यहाँ पे जो कृषि प्रौद्योगिकी थी, जैसे चोलिस्तान, बनावली, हरियाणा में जो सब मिट्टी के बने हल मिले थे, और सर यहाँ पे अफगानिस्तान शोतुरगई में जो वहाँ पे नहरों के अवशेष मिले थे। फिर धोलावीरा में जो मतलब सिंचाई से कर जो धोलावीरा था जिससे सिंचाई के अवशेष मिले थे, सर इससे बताया जाता है यहाँ पे काफी विकसित पहले से ही लोग थे। जैसे सर मोहनजोदाड़ो में जो सर शहर नियोजन था जो 2 भागों में बटा हुआ था, एक निचला शहर, एक दुर्ग शहर। तो सर इन सब चीजों से यहाँ पे जो मतलब नाक नक्शे थे, जो यहाँ पे सर जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो बहुत व्यवस्थित ढंग से था और ऐसा देखने में लगता था कि वहां की जो सभ्यता थी, जब सर्वे किया गया तो ऐसा लगा था कि पहले नालियां बनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में घरों का विकास हुआ था। इसलिए सर इस सभ्यता को काफी ज्यादा विकसित सभ्यता के रूप में भी माना जाता है। और सर इसमें जो पुरातत्व सर्वेक्षण थे, जो अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इसका सर्वेक्षण किया था 1875 में। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। यहाँ पे शिल्प उत्पादन जो काफी ज्यादा विकसित था, यहाँ पे ओमान से व्यापार होता था, यहाँ पे ओमानी मर्तबान इन सबसे, यहाँ से रोमन साम्राज्य से लेकर कैस्पियन सागर से लेकर दूर दूर तक से इनका व्यापार फैला हुआ था सर। और सर इसमें ये भी था कि जो इसकी हड़प्पा की खोज थी वो शायद सर दयाराम साहनी ने की थी, और सर जो मोहनजोदाड़ो की खोज थी वो रखालदास बनर्जी ने की थी। और फिर सर 1924 में जो पुरातत्व सर्वेक्षण थे जनरल जॉन मार्शल, उन्होंने ये मतलब ऐलान किया था एक तरह से कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नवीन सभ्यता है। ठीक है बेटा, अब देखो जो आपने बहुत बढ़िया बताया, आप लोगों को इसका मतलब काफी चीजें पता है। हुआ यह कि 1921 के पहले, बिफोर 1921, भारत में जो भारत का इतिहास माना जाता था या भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती थी वैदिक कल्चर से। वैदिक कल्चर का मतलब ऋग्वेद के समय से, लगभग 1500 बीसी के आसपास भारत का इतिहास माना जाता था। 1853 में ये वाला जो आपको रीजन दिखाई पड़ रहा है, ये आपको मोहनजोदड़ो मैंने हाईलाइटेड किया है, और ये हड़प्पा है। दिखाई पड़ा आपको? जी सर। दिखाई पड़ा है ना? यस सर, दिख रहा है। तो हड़प्पा जो रीजन था, यहाँ पर एक रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा था। 1853 के आसपास की बात है। तो कुछ खुदाई उदाई की गई उस समय, कुछ चीजें मिली, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा जो है उस पर चर्चा नहीं हुई। 1921 में यहाँ पर खुदाई के दौरान रेल की पटरियों को बिछाने के लिए आसपास का जो टीले थे उनको उनकी खुदाई करके क्या बोलते हैं, ईंटें निकाली गई। जब ईंटें निकाली गई तो पुरातात्विक महत्व की बहुत सारी चीजें मिली, ऐसी चीजें मिली जिनसे जो है हमें अपने एंशिएंट कल्चर के बारे में पता चल रहा था। और जब ये चीजें मिली तो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग था, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके जो डायरेक्टर जनरल थे उन तक ये बात पहुंचाई गई कि देखिए यहाँ पर एक खुदाई हुई है और ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं। तो इस स्थान के महत्व को समझते हुए इस स्थान की खुदाई करने के लिए उस समय एक विद्वान थे, उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को भेजा गया, और उन्होंने जब इस स्थान का उत्खनन करना प्रारंभ किया तो यहाँ पर जो चीजें मिली उनके विश्लेषण से 2-3 चीजें समझ करके आई कि भारत में या भारत का जो इतिहास प्रारंभ होता है, जो भारत की ऐतिहासिक संरचना है, वो किसके पहले की है? वैदिक सभ्यता के पहले की भी है। वैदिक सभ्यता के पहले भी भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो कि बहुत ही अधिक विकसित थी, ना विकसित थी बल्कि नगरीय सभ्यता थी। नगर होने की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, पक्के मकान होने चाहिए, क्या बोलते हैं, चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, एक लिपि होनी चाहिए, एक नगर देवता होना चाहिए, व्यापार और वाणिज्य का होना चाहिए। तो ये माना गया कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा के आसपास का जो रीजन था वो एक विकसित नगरीय सभ्यता के केंद्र था। उसके बाद फिर जो है मोहनजोदड़ो
यहाँ पर राखलदास बनर्जी को भेजा गया, और जब लगातार खुदाई होना प्रारंभ हुई तो लगभग जो मैंने आपको ये रीजन हाईलाइटेड किया है, आपने देखा कि नहीं देखा? यस सर, देखा। ये जो मैंने रीजन हाईलाइटेड किया है, लगभग 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर का रीजन हुआ, जहां पर पता चला कि सिंधु नदी घाटी, ये देखिए आपको सिंधु नदी दिखाई पड़ रही है, ये यहाँ से निकल, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये पूरी सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ये इंडस रिवर है। सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां जैसे झेलम नदी थी, चिनाव नदी थी, रावी नदी थी, ब्यास नदी थी, दिखाई पड़ रहा है आपको, घाघरा नदी थी। इन नदियों की घाटियों में या इन नदियों के किनारे, क्योंकि प्राचीन समय में जो नगर हुआ करते थे वो नदी के किनारे हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे, कोई बताएगा? नदियों के किनारे नगरों की संरचना क्यों हुआ करती थी? भाई ये गलत बात है, ये कौन बार बार वो कर रहा है? नदियों के किनारे नगर क्यों हुआ करते थे, कोई बताएगा? सर पानी के लिए। पानी की वजह से। और दूसरा कारण क्या था? सर क्योंकि हमारे पास पानी के बहुत सारे साधन नहीं थे, इसीलिए नदियों की। नहीं न, पहला तो पानी के लिए होगा, दूसरा नदियों में जो है जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब नाव के माध्यम से सामान को यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। तो उस कारण जो है क्या हुआ करता था, नदियों के किनारे नगरों का विकास किया जाता था, नगरों को बसाया जाता था, पानी की व्यवस्था हो जाए प्लस ट्रांसपोर्टेशन के सस्ते साधन मिल जाए, क्योंकि नदियों के यस सर, कम समय में और सर जल्दी कार्य हो जाता था। हाँ, आसानी से हो जाता था, ठीक है, क्योंकि उस समय सड़कें इतना विकसित नहीं थी जैसे आज हम रोड नेटवर्क देखते हैं। उस समय ऐसी सड़कें नहीं थी, उस समय तो खलंजे हुआ करते थे, गलियारे हुआ करते थे, मिट्टी के गलियारे हुआ करते थे, तो एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती थी। तो पता चला कि एक ऐसा नगर है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हाँ, वो उसकी कहानियां हैं, वो उस पर इतिहास वाले चर्चा करेंगे। हमारा मकसद यहाँ पर भूगोल से संबंधित है, हम लोग यहाँ पर इसके भूगोल से संबंधित या बातें करेंगे। तो अब हम भूगोल की बात करना चाहते हैं, तो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी केंद्र था, जब रीजन था, देखिए भारत का मानचित्र दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन किया है उत्तरी पश्चिमी केंद्र, जिसमें वर्तमान में भारत का पश्चिमोत्तर यानी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान का पंजाब, और तीसरा जो देश था वो था अफगानिस्तान जो वर्तमान में है। वहां पर सुत्गा गेंडोर और सुत्का को, ये देखिए दो, ये आपको दिखाई पड़ा है, ये यस सर, सुत्का गेंडोर और सुत्का को दो जो है सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता जो अभी तक खोजे हुई हैं, कुल मिला के 3 देशों में इसका विकास मिला है। कहाँ मिला है? भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। इसकी जो सबसे उत्तरी इसका जो केंद्र था या उत्तरी स्थल था, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से आपको समझना है, वो था जम्मू कश्मीर में मांडा। क्या था? जम्मू कश्मीर में मांडा दिखाई पड़ा? मैंने हाईलाइटेड किया है मांडा को। कौन शोर कर रहा है भाई? ये कौन शोर कर रहा है? तो ये मैंने आपको हाईलाइटेड किया, मांडा दिखाई पड़ा आपको? यस सर। तो सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी
उसका जो सबसे उत्तरी केंद्र था या उत्तरी स्थल था वो क्या था? जम्मू कश्मीर का मांडा। जम्मू कश्मीर मांडा। और सबसे दक्षिणी कौन था, कोई बताएगा? दैमाबाद। पहले क्या बोलते हैं, भोगत्राल था, लेकिन वर्तमान में इसको दैमाबाद बताया जा रहा है। सबसे पूर्वी कौन था? सर आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी, नहीं, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर कहाँ पर है? सर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। मेरठ के पास है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी कौन था? सर सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। सबसे पूर्वी कौन था? पश्चिमी कौन था? सुतका गेंडोर। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो रीजन था लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। और ये फिर मैं एक बार हाईलाइटेड करना चाहूंगा। ये आपको दिखाई पड़ रहा है, जो मैं हाईलाइट पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूं, ये तो ये जो पूरा रीजन था, इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार माना जाता है या भौगोलिक विस्तार कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसकी जो दो मुख्य राजधानियां थी, ये माना जाता है कि दो ऐसे नगर थे जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के राजधानियां थी। कौन कौन थे? हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो था या मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या था? मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला। अच्छा, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले खोज की गई थी, सबसे पहले यहाँ पे खुदाई की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा नाम दिया। और सिंधु नदी घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो कुल मिला के जो सिंधु सभ्यता के बारे में जो भौगोलिक चीजें थी, उत्तर दक्षिण विस्तार क्या था, पूर्व पश्चिम विस्तार क्या था, मुख्य नगर कौन कौन से थे, लगभग कितने क्षेत्र में फैली थी, किस आकार की थी, तो ये चीजें हमको भौगोलिक दृष्टि से पता चल गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब इस सभ्यता के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये कांस्य कालीन। पीतल शब्द का इस्तेमाल अलग की गलत किया गया यहाँ पे। कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज था, ये कांसे का एज था, पीतल का एज नहीं था। क्या था? कांसे का एज। कांसा कैसे बनता है? यानी इस समय तक भारत में किसी भी स्थिति में लोहे का आविष्कार या लोहे की खोज नहीं हुई थी। पीतल को और तांबे को मिला करके जो धातु बनती थी उसको क्या कहा जाता था? कांसा कहा जाता था। और जब ये पीतल और तांबा मिलाया जाता था तो जो धातु बनती थी मजबूत हुआ करती थी। आपके घर में याद है आप लोगों को कोई कांसे का बर्तन रखा हुआ है? इसको कैल्कोलिथिक एज बोलते हैं, कांस्य कालीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब हम लोग इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। पहला इसकी विशेषता है कि नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी बसावट को नगर बोलते हैं तो वर्तमान में ये माना जाता है कि वहां की जो 75% से अधिक जनसंख्या है वो कृषि के अलावा व्यापारिक कार्यों में संलग्न हो, कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न हो। पहली विशेषता
दूसरा, उसका जो क्षेत्रफल है या उसका जो जनसंख्या घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। लेकिन उस समय जो सामान्य नगर की परिभाषा थी कि मकान पक्की ईंटों के बने हो, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, व्यापार वाणिज्य की प्रधानता हो, एक नगर देवता हो और एक लिपि का प्रचलन हो। तो इस आधार पे जो सैंधव कालीन सभ्यता थी या सैंधव जो नगर पाए जाते थे उनको जो है नगरीय सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इनको निश्चित योजना के अंतर्गत बताया गया है। वर्तमान में भारत में कौन सा नगर है जिसको आपके हिसाब से माना जाता है कि इसको बसाया गया है? जैसे पुराने शहर हैं बनारस, काशी। काशी क्या है? बसाया गया शहर है कि अपने आप बसा है? सर पहले से है। हाँ, अपने आप बसा हुआ है। और अपने आप बसा हुआ तो बेतरतीब बसा हुआ है। सड़कें बहुत ही पतली पतली हैं, गली है, पुलियां हैं, बहुत बड़ा जो है नगरीय स्ट्रक्चर वहां पे नहीं है। उसकी तुलना में एक नगर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ कैसा शहर है? बसा हुआ। बसा हुआ। चलो, अब आप लोगों की क्लास का टाइम लगभग हो रहा है, ठीक है? 1 मिनट बचा है और क्लास एंड हो जाएगी। मुझे अगली क्लास भी पढ़ानी है। तो अब हम लोग अगले दिन जब चर्चा करेंगे तो सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? सर किसी को कुछ पूछना है? सर आप कल कहते वोकेशनल सब्जेक्ट्स वाली क्लासेस चलेंगी, आपने कहा था आज बताएंगे उसके बारे में। हम आपको Clearly. 12 बजे के बाद मीटिंग होगी, ठीक है? प्राचार्य जी जैसा निर्देश करेंगे हम आपको ग्रुप के माध्यम से सूचित कर देंगे। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे मैं अभी आपकी क्लास में लिंक डाल रहा हूँ, आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी गूगल क्लासरूम भी जनरेट कर देंगे, फिर आपको जो उसका क्लासेस कल से चलेंगी।